नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएनपी द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी किया गया है उसमें कई सारे प्रश्नों पर बहुत सारे विवाद हैं। तो इन विवादों को लेकर आप सभी के समक्ष इन 5 प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं, जिसपे आप सभी को कॉमन अंक मिलेगा। इसके लिए आपको उस ऑफिशियल जो आदेश आया है पीएनपी की तरफ से उसका आपको पालन करना होगा। तो दोस्तों, इन 5 प्रश्नों पर कॉमन अंक आपको कैसे मिलेगा, इसलिए आप सभी को इस चीज़ के बारे में हम विधिवत बताएंगे और उस चीज़ को हम 2017 के जो पेपर आया था उससे रिलेट करेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कॉमन अंक आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हम चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको कोई भी अपडेट दिया जाए सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम पहला प्रश्न जो आपको दिखाने जा रहे हैं, इस पहले प्रश्न में आप देखिएगा। ये प्रश्न आपके 2021 के यूपी टेट में आया था। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रैस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर। तो आप सभी देख पा रहे होंगे इसमें कैनन को पीएनपी द्वारा उत्तर माना गया था, लेकिन इस पर विवाद ये था कि क्रैस्मर इसका उत्तर होना चाहिए। जब ये मामला कोर्ट में गया तो इस चीज़ पर जब कमेटी बैठी तो कहीं ना कहीं इन दोनों में विरोधाभास और कहीं ना कहीं जो पीएनपी की तरफ से जो आदेश हुआ था आंसर की, उसमें खामी को देखते हुए कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस चीज़ को कॉमन अंक दिया गया है। आप देख सकते हैं इसी आधार पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपना परिवर्तन करके सी की जगह स्टार कर दिया था। आप सब जानते हैं कि स्टार का मतलब कॉमन, मतलब जो भी इन 4 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अगर आप टिक किए होंगे तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा जो 110% इस पे आपको कॉमन अंक मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। पीएनपी द्वारा उसका उत्तर मांसाहारी दिया गया है, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि इसमें जीवाणु की अधिकता ज़्यादा होती है। उच्च स्तर का अगर उपभोक्ता माना जाए घास भूमि की क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जीवाणु है वही उस चीज़ को डिकम्पोज करता है और अंततः और अंतिम जो होती है उसका स्तर जीवाणु ही होता है। बाकी पीएनपी ने मांसाहारी माना है, मांसाहारी भी सही है, लेकिन जीवाणु परफेक्ट आंसर है। आप सभी इस चीज़ को जान लिए, जो अगर मांसाहारी टिक मारे होंगे और जीवाणु टिक मारे होंगे वो दोनों ही उत्तर सही हैं। बाकी इस चीज़ पे अगर कोई भी डाउट होगी पीएनपी को, तो पीएनपी इस चीज़ को स्टार लगाएगा। तो दोस्तों, आप सब इन सारी चीज़ों के बारे में आप तो जानते ही हैं। बाकी आप सब कोर्ट को भी जानते हैं कि कोर्ट भी इन सारे मैटर्स को बखूबी सुनता है और इन सारे मैटर्स में वो इंटरफियर भी करता है और अपनी कमेटी का भी गठन करता है जब पीएनपी द्वारा जो भी विशेषज्ञ होते हैं उस चीज़ को अगर सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? दोस्तों, पीएनपी द्वारा जो इसका उत्तर माना गया है सृजनात्मकता, लेकिन आप पिछले 2017 के जो टेट हुआ था उसमें आप समझ सकते हैं इस प्रश्न पे भी विवाद था। और इस प्रश्न पे विवाद इसलिए भी थे कि प्रश्न समस्या समाधान और सृजनात्मकता इन दोनों ही उत्तर को सही माना जा रहा था, लेकिन अंततः कोर्ट द्वारा इस चीज़ पर स्टार मार्क्स लगाया गया। और जो फाइनल जो कमेटी थी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में के जो भी विशेषज्ञ थे उनकी जो कमेटी बनी थी डबल बेंच के आदेश के अनुसार, उस पे इसको स्टार दिया गया। मतलब इस प्रश्न को विवादित मानते हुए इस प्रश्न पे सभी को कॉमन अंक दिए गए। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यकता है? आप समझ सकते हैं अधिगम, हम बात कर रहे हैं अधिगम। पीएनपी द्वारा इसका जो उत्तर दिया गया है परिपक्वता, ठीक, जो कहीं भी सही नहीं दिख रहा है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा रुचि होगा। कारण स्पष्ट है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो प्राइमरी लेवल के ही बच्चे
होते हैं और वो उतना परिपक्व नहीं हो पाते हैं कि वो चीज़ों को अपने परिपक्वता के आधार पर समझ सके। अगर उन बच्चों की रुचि आएगी उस चीज़ में, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ाया जाता है तो उस चीज़ को वो ज़्यादा समझेंगे। आप जानते हैं कि बच्चों की शिक्षा या फिर उनके अधिगम स्तर को हमें सुधारने के लिए कहीं ना कहीं उनके विषयों को रुचिकर बनाना होता है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। तो आप सब समझ सकते हैं कि रुचि इसका उत्तर होगा, परिपक्वता कहीं भी नहीं लग रहा है जो इसका सही उत्तर है। बाकी ये स्टार वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को कई तरीके से डिफाइन करके कई तरह के उत्तर को निकाला जा सकता है, जिससे कहा जा सकता है कि इस प्रश्न पे कॉमन अंक निश्चित ही मिलेगा। तो दोस्तों एक और प्रश्न है, शैशव काल का समय क्या है? आप समझते हैं शैशव काल एक होता है, एक शैशव अवस्था होता है। इसको शैशव काल जो है, अब शैशव अवस्था को कई सारे पूर्व शैशव अवस्था, मध्य शैशव अवस्था, ठीक, इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है, जो कि 2017 में किशोरावस्था को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, इस चीज़ को भी स्टार दिया गया था और इस प्रश्न को भी विवादित मानते हुए सबको अंक दिए गए थे। तो शैशव काल का समय निश्चित तौर पर 0 से 5 है, 0 से 6 है, यहाँ पे 0 से 2 दिया गया है। जो शैशव काल होता है 0 से 2 भी होता है, 6 भी सही है और 2 भी सही है। 2 वर्ष तक के और 6 वर्ष तक के दोनों प्रश्नों को सही मान, लेकिन इसके पूछने के तरीके और इसके उत्तर का ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रश्न को विवादित बनाते हुए इन सारे प्रश्नों पे कॉमन अंक दिया जाना चाहिए और फाइनली जो भी कमेटी इसका निर्णय लेगी उसके आधार पर हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न, और बाकी आपको कुछ हम फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। 2017 में इसी तरह की कई सारे प्रश्नों पर विवाद था, कहीं ना कहीं 14 प्रश्न ऐसे थे जो विवादित थे, जिस पर सबको कॉमन अंक दिया जाना चाहिए था, लेकिन सिंगल बेंच का एक ऑर्डर आया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि इन 14 प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए या फिर इन 14 प्रश्नों को हटाकर उसके बाद मेरिट को या फिर उसके बाद उत्तर जारी करते हुए 60% प्रश्न अंक पाने वाले और 55% अंक पाने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको क्वालिफाई या फिर उनको पास किया जाए। लेकिन इसके बाद जो सरकार या फिर शासन ने इसको डबल बेंच में चैलेंज किया। डबल बेंच में जब चैलेंज किया गया तो इन प्रश्नों को डबल बेंच ने भी विवादित माना और उसके बाद एक न्यायसंगत एक लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी प्रोफेसर या फिर जो भी लेक्चरार हैं उनकी एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के निर्णय के आधार पर यह पाया गया कि 3 प्रश्न ऐसे थे जो कहीं ना कहीं विवादित थे और उन सारे प्रश्नों को माना गया था विवादित, लेकिन उस पर कुछ न कुछ लिमिटेशंस थी और जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे उसके सेलेक्टेड आंसर भी दिए गए, न कि सबको कॉमन अंक दिया गया। 3 प्रश्न ऐसे थे जिसपे सबको ही कॉमन अंक मिला गया और उसमें बहुत सारी मात्रा में अभ्यर्थियों द्वारा पास हुए थे। तो दोस्तों ये आदेश है पीएनपी की तरफ से, इस चीज़ को समझिए कि आपको ये कॉमन अंक कैसे मिलेगा। पीएनपी ने आदेश जारी कर दिया था जो 27 तारीख को जो आपका आंसर किया आया है उसके बिहाफ पर। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको updlet.gov.in पर जाना है। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालकर जब उस चीज़ को लॉगिन करेंगे तो उसमें आप अपने आपत्तियों को दर्ज करा पाएंगे। ये आपत्तियाँ दर्ज आप 1 फरवरी तक करा सकते हैं। तो आप साक्ष्य को ढूंढ लें, सही से पेज नंबर और इन सारी चीज़ों का आप जिक्र कर लें, उसके बाद आप आपत्तियां दर्ज कराने जाएं, क्योंकि आपको पता है कि पर क्वेश्चन आपको 500 रुपये पेड करने होंगे और वो क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको ये 500 रुपये रिफंड नहीं किए जाएंगे। और वो प्रश्न अगर गलत हो गया, अगर वो प्रश्न पीएनपी की तरफ से गलत कहा जाता है या फिर उसके उत्तर में कुछ बदलाव होता है तो आपको 500 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को पीएनपी को फ्री करना चाहिए ताकि फ्रीली अभ्यर्थी अपना जो भी आपत्तियां हैं उसको दर्ज करा पाएँ।
एक और कारण है, अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे तो आप कोर्ट की शरण में भी नहीं जा सकते हैं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने आपत्तियां दर्ज कराई थी। लेकिन आप सब जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उस पर आप आपत्ति दर्ज कराइए, और अगर उस चीज़ के उत्तर में पीएनपी बदलाव नहीं करती है तो आप कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए, और वहाँ पे तो आपको न्याय मिलना सुनिश्चित है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर और भी कोई सुझाव है या फिर और कोई क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योर सेल्फ, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।